हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू रीडिंग इन एफआरए। हम लोग शुरू करेंगे आज रीडिंग नंबर 26। ये है लॉन्ग लिव्ड एसेट्स। 2019 के करिकुलम में ये रीडिंग नंबर 28 था। इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ही था, तो आपके लिए थोड़ा सा रीडिंग शॉर्ट हुआ है, सो एंजॉय करें उस बात को। जहां तक बात है लॉन्ग लिव्ड एसेट्स के पूरे चैप्टर की बात, तो यहाँ पे हम बातें करने वाले हैं अबाउट फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन मेथड्स, अमोर्टाइजेशन मेथड्स, इम्पेयरमेंट, बहुत सारी चीजों के ऊपर में हम बातें करेंगे। डेफिनेटली मच ऑफ द थिंग आई वुड से 50% आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा कभी ना कभी, और 50% ऐसा भी स्टफ होगा जो आपने नहीं पढ़ा है। अगर मैं टेक्निकलिटी के हिसाब से बताऊं तो ये रीडिंग एक काफी टेक्निकल रीडिंग हो सकता है, और इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफी पिन पॉइंटेड रहते हैं। दैट मीन्स दैट कंसंट्रेशन स्केल पे यू नीड टू पिक अप योर कंसंट्रेशन, हाई रखना पड़ेगा, एंड पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स में बड़ा ध्यान देना होगा। At the end of the video lectures we will obviously do a practice problem video जिसमें मैं practice problems discuss करूंगा, so that आप थोड़े और comfortable हो जाओ इस reading को लेकर के। But as of now we are starting off with reading number 26. This is long lived assets and this is part number 1. स्टार्ट करते हैं सर हम लोग सबसे पहले अपने लर्निंग आउटकम ए से, जिसमें मैं बात करने वाला हूं अबाउट टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नंबर 1 इज कैपिटलाइजेशन एंड नंबर 2 इज एक्सपेंडिचर। इसका मतलब यहाँ पे कुछ रूल सेट के बारे में हम बात करेंगे कि कब किस खर्चे को कैपिटलाइज करना चाहिए और कब किस खर्चे को इनकम स्टेटमेंट में एज अ खर्चा दिखा देना चाहिए। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स में सबसे पहले कैपिटलाइज्ड कॉस्ट पे बात करेंगे। तो सर कैपिटलाइज्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और इवन मोर। उसी खर्चे को आपको कैपिटलाइज करना है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल वुड बी बाइंग एनी फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एयर कंडीशनर खरीद करके लेके आऊं, तो एसी क्या 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा? मेरे को बेनिफिट 1 साल ही मिलेगा उसका? नहीं, एसी का बेनिफिट तो भैया 1 साल से ज्यादा मिलेगा। then in that case I would say that this cost will give me future economic benefits. मुझे कोई ना कोई उससे बेनिफिट मिलेगा, may not be economic in some sense but still will get some economic benefit, एंड वो 1 साल से ज्यादा चलेगा। इन दैट सेंस आई वुड से दैट यस दिस इज अ कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। वहीं पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पेन लेकर के आऊं या कोई स्टेशनरी की बात करूं, तो स्टेशनरी इज नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग। वो आप लोगे 1 साल के अंदर डेफिनेटली यूज हो जाएगा, और यूज हो जाने के बाद में उसकी कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। In that sense, you can definitely say that stationery does not fall into the definition or into the rule set of capitalized cost. तो आपको ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई खर्चा आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाएगा 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए, तो ही उसे आप कैपिटलाइज करोगे। एक बार कैपिटलाइज होने के बाद में ऑब्वियसली आपका एसेट बन जाता है, और वो फ्यूचर में इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स देगा वो आपको मिलेगा। एक और चीज है कि अगर आपने सब्सिक्वेंट कभी खर्चे किए जो कि फिर और कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तो वो भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब इसमें अंतर है, यहीं पे समझ लें तो डिसीजन क्लियर लेंगे आप। सपोज कीजिए मेरी एसी है, वो एसी में मिनिमम टेम्परेचर वाज सपोजिटली, मैं ऐसे एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो 18 डिग्री था। मैंने एक टेक्नीशियन को दिखाया, उसने बोला कि भैया आपका 18 डिग्री मिनिमम जाता है, आई कैन मेक इट अप टू 15 डिग्रीज सेल्सियस की बात कर रहा हूं। 15 डिग्री तक हम इसको और ठंडा करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, एक और इक्विपमेंट लगेगा, आप एसी के साथ में जुड़वा दो, आपका एसी का जो यूजफुलनेस है, एसी का जो मैं कह सकता हूं एफिशिएंसी है, वो निखर जाएगा। अब यहाँ पे अगर एसी और ठंडी होती है, तो अगर हम इसे एक इकोनॉमिक बेनिफिट गिने, तो यस एसी की इकोनॉमिक बेनिफिट में कोई ना कोई इजाफा होगा, देयर विल बी एन इंक्रीमेंट। तो उस खर्चे को आपको अगेन कैपिटलाइज ही करना है। वहीं पे अगर एक नॉर्मल रिपेयर है, या फिर मैं एसी को खुला करके साफ करवाया, तो उससे एसी की एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएगा। इट विल बी मेयरली फॉर सस्टेनिंग दैट एसी। इन दैट केस दैट कॉस्ट शैल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई खर्चा किया जिससे आपके फिक्स एसेट की एफिशिएंसी या फिर उसकी यूजफुलनेस और बढ़े, तब तो हम उसे करेंगे, या बोल सकते कैपेसिटी बढ़े तब हम उसे कैपिटलाइज करेंगे। पर अगर कैपेसिटी वगैरह कुछ नहीं बढ़ रहा, आप सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए वो खर्चा किए हो, रिपेयर्स वगैरह ये सब टाइप का, तो उस तरह के खर्चे को हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
थर्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलाइज कॉस्ट, जिसमें आप देख पा रहे हो परचेज प्राइस, डिलीवरी चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड एनी अदर कॉस्ट दैट एनहांसेस परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस को एनहांस करे, ऐसा कोई भी खर्चा, इन सबको आपको कैपिटलाइज करना है। क्लियर है? जब कैपिटलाइजेशन करेंगे तो क्या क्या होगा? नंबर वन, नॉन करंट एसेट्स विल इंक्रीज डेफिनेटली, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो बैलेंस शीट में आपके फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और इसके अलावा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग जो है वो डिक्रीज होगा, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन अ फिक्स्ड एसेट विच इज अ नॉन करंट एसेट, तो आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है वो भी कम होगा। नंबर 5 इज इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलाइज्ड कॉस्ट ऑन सब्सिक्वेंट पीरियड, तो ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपने सब्सिक्वेंट पीरियड में आप जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो खर्चे आपने कैपिटलाइज की थी, मशीनरी खड़ी की थी, उसको ग्रेजुअली आपको कम करना पड़ेगा। अब ये कम कैसे होगा? ये एलोकेट होगा, एलोकेटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं बड़े प्यार से। तो हर साल जब सब्सिक्वेंट पीरियड्स में डेप्रिसिएशन होगा तब नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, एंड वही डिक्रीज आप इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करोगे एज डेप्रिसिएशन, तो नेट इनकम भी आपकी गिरेगी, जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग भी गिरेगी और ओवरऑल इक्विटी भी गिरेगी। तो ये सब्सिक्वेंट पीरियड का जो पूरा मसला है, ये पूरा डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर रहा है, आपको बस इस चीज का एक नोट लेना है। डन? ऑल डन? सो ये था अबाउट कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सपेंस्ड कॉस्ट, यानी कि ये वो खर्चे हैं जो एसेट नहीं बनते बल्कि इनकम स्टेटमेंट में स्ट्रेट अवे चले जाते हैं और खर्चा बन जाते हैं, यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं। कौन से अकाउंट्स है सर? नॉमिनल अकाउंट्स। क्लियर है? गुड। तो यहाँ पे ये बोला है सबसे पहले तो कि अगर आपने कोई खर्चा किया और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा, या फिर मैं is only expected to provide in the current period, आपने जिस पीरियड में उसका खर्चा किया आपको उसी पीरियड में उसका बेनिफिट मिलेगा, then in that sense I would say that the cost needs to be expensed in the income statement. क्लियर है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, यू आर नॉट श्योर कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा या नहीं आएगा, यू आर अनलाइकली, अनसर्टेनिटी है, तो उस केस में भी आप अपने खर्चे को एक्सपेंस कर दो इमीडिएटली। नेक्स्ट अप इज इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंस कॉस्ट। कैपिटलाइज कॉस्ट के मुकाबले एक्सपेंस कॉस्ट का नियम थोड़ा अलग है, या इसका इफेक्ट थोड़ा अलग है। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट में सारा खर्चा आप एक बार एसेट्स में डाल देते हो और ग्रेजुअली ओवर द इयर्स उस एसेट की वैल्यू को धीरे धीरे एलोकेट करते हो इनकम स्टेटमेंट में ओवर द इयर्स। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ आप जैसे ही खर्चा करोगे वो पूरा का पूरा खर्चा इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा एंड विल रिड्यूस योर नेट इनकम इंस्टेंटली। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा नेट इनकम रिड्यूस हो जाएगा बाय द अमाउंट एक्सपेंस्ड इनटू 1 माइनस टी। अब यहाँ पे भी एक जबरदस्त बात है कि आपकी नेट इनकम एक्सपेंस्ड कॉस्ट इंटू 1 माइनस टी से क्यों रिड्यूस हो रही है? तो उसका कारण ये है कि सपोज कीजिए आपने 20,000 रुपए का कोई खर्चा किया और सरकार का टैक्स रेट है 30%, assuming that this expenditure is cash deductible as well और tax deductible as well, तो सरकार आपको इस पे 6,000 का टैक्स बचत देगा। इन शॉर्ट आई कैन से दैट आपका 20,000 का खर्चा अपने साथ में 6,000 का एक कैश बैक भी लेके आया इन द फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग्स। तो ऐसे में मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने 20,000 का खर्चा किया, मैं कहूंगा आपने 14,000 का खर्चा किया। In that sense, you will see that there is a decrease in your net income for sure. आपका net income गिरेगा, but not by 20,000, but rather by 14,000. ये 14 कैसे आया? 20,000 minus 6,000. I hope you have got it. नेक्स्ट अप इज नो एसेट इज रिकॉर्डेड। ये बात तो मैंने पहले ही कही थी, यहाँ पे कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान देना है। एंड सिंस एसेट रिकॉर्ड होता ही नहीं तो सब्सिक्वेंटली आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की भी कोई दरकार नहीं है। एंड थर्ड पार्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका सीएफओ डिक्रीज होगा। सीएफओ इसलिए क्योंकि सर आपकी नेट इनकम डिक्रीज हो रही है, और अगर नेट इनकम डिक्रीज होती है तो सीएफओ अपने आप डिक्रीज होगा, बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सीएफओ एज पर इनडायरेक्ट मेथड इज नेट इनकम। So it is for clear that CFO भी यहाँ पे डिक्रीज होगा when we are talking about the expensed cost. बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट के बारे में भी बात करनी है। अब ये भी एक गजब का केस है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सपोज करो मैं एक शिप मैन्युफैक्चरर हूं,
या पहले शिप का छोड़ दीजिए, पहले मैं खुद के घर का एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैं अपना घर रेडी कर रहा हूं। घर रेडी करने के लिए मुझे ऑब्वियसली बहुत सारा मटेरियल चाहिए, बहुत सारे और भी इक्विपमेंट्स चाहिए वगैरह वगैरह, वो तो खर्चे लगेंगे ही। ऑल दोस कॉस्ट हैव टू बी कैपिटलाइज्ड इन द नेम ऑफ हाउस या होम, जो भी बोलो आप। इसका मतलब सीमेंट का खर्चा, बजरी का खर्चा, ईट का खर्चा, सैंड का खर्चा, मजदूरी वगैरह जो भी है सब मैं कैपिटलाइज करने वाला हूं। क्योंकि ये जो मैं खर्चे कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने या 2 महीने के लिए घर बना रहा हूं। घर है कई सालों के लिए। सिंस दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड मी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर मेनी इयर्स टू कम, ऑल दीज कॉस्ट हैव टू बी कैपिटलाइज्ड। बट इस बीच में एक क्वेश्चन उठता है ये कि भैया अगर ये घर बनने के दौरान, घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान, याद रखिएगा, सपोज करो मैंने एक लोन लेके ये काम पूरा चालू करवाया था। अब उस लोन पे मैं दे रहा हूं इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट होम। घर अभी भी बन रहा है, लेकिन मैंने घर बनने के लिए जो खर्चा करना था उसके लिए लिया था एक लोन, और उस लोन पे चुका रहा हूं ब्याज। इस ब्याज का क्या करना है? क्या इसको कैपिटलाइज करना है या फिर मैं इसको रेवेन्यू मान करके एक्सपेंस कर देना है? आपको 2 सेकंड का मैं मौका देता हूं, सोचिए। वीडियो पॉज कर लें अगर आप चाहते हैं तो। आई होप अब आपने सोच लिया होगा और नाम से शायद आइडिया भी लगा लिया होगा, भैया यहां पे इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब आपका एसेट रेडी हो रहा है तो उस समय, उस दौरान अगर आपने कोई इंटरेस्ट पेमेंट किए इन कनेक्शन टू दैट प्रॉपर्टी, तो उस केस में वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। लेकिन एक बार आपका घर रेडी हो गया, उसके बाद का कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट आप करोगे तो वो कैपिटलाइज करने की दरकार नहीं है। सो दैट वाज अबाउट कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। एक मिनट बिफोर आई मूव ऑन, इससे पहले एक चीज और समझानी है, वो ये है कि कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट जो है उसमें आपको ये बात का भी ध्यान देना है कि ये सिर्फ आपके फिक्स्ड एसेट्स पे लागू नहीं होता, ये आपके इन्वेंट्री पे भी लागू होता है। अगर आप कोई इन्वेंट्री बिल्ड कर रहे हो तो उस इन्वेंट्री के बिल्डिंग में भी आप अपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया 1 साल से ज्यादा का समय में इन्वेंट्री थोड़ी ना बनता होगा। एकदम बनता है। सपोज करो मैं एक शिप मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी कंपनी एक शिप मैन्युफैक्चरर है। शिप बनाने में बहुत समय लगता है। ये ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन या हफ्ते भर का काम है, इट टेक्स मेनी मंथ्स। तो ऐसे में सपोज करो मेरा शिप बनने का प्रोसेस ही 10-12 महीने चला, तो उस 10-12 महीने के प्रोसेस में जो इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है उसका क्या करना चाहिए? तो भाई उसका खर्चा कुछ नहीं, इन्वेंट्री के खर्चे में आप जोड़ दीजिए। आपने अगर इन्वेंट्री वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो वहां पे पढ़ा होगा एनी कॉस्ट इंसिडेंटल टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो उसके तहत आपको ये इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा इवन इफ इट इज इन्वेंट्री। बात समझ में आई आपके? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट में। एक बार फिर से समझा देता हूं। कंपनीज मस्ट कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विथ फाइनेंसिंग the acquisition or construction of the asset that requires a long period of time to get ready for its intended use। अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो और उसको रेडी होने में टाइम लगेगा, तो उस केस में जो कैपिटलाइज करना है इंटरेस्ट, आप उसको जरूर से कैपिटलाइज कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट इज कि ये कैपिटलाइज इंटरेस्ट का फिर भैया होगा क्या, ये कैसे इनकम स्टेटमेंट में पहुंचेगा? तो भैया ये भी इनकम स्टेटमेंट में हौले हौले पहुंच जाएगा। अगर आपने कैपिटलाइजेशन किया था इंटरेस्ट का फॉर सम इन्वेंट्री, तब तो वो सीओजीएस के बहाने से पहुंच जाएगा। और अगर आपने इसको कोई एसेट में कैपिटलाइज कर दिया था, जैसे कि मेरा घर का एग्जांपल था, तो उसमें धीरे धीरे डेप्रिसिएशन के माध्यम से पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। याद रखिए, इंटरेस्ट आफ्टर ऑल इज एन एक्सपेंस एंड दैट हैज टू एंड अप इन इनकम स्टेटमेंट। तो वो एंड अप होगा यहां, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में। अगर आपने इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दिया था, अगर ये एक फिक्स्ड एसेट था, तो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होकर के वो उसमें मिक्स हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। और अगर ये इन्वेंट्री रहा होगा, तो जब भी ये इन्वेंट्री बिकेगा उस समय सीओजीएस में ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कैप्चर हो जाएगी एंड दैट विल टेक इनटू केयर कि भाई हमारा इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में क्लोज हो जाए। गॉट द पॉइंट? एंड फाइनल थिंग इज, ये कैपिटलाइज इंटरेस्ट वर्सेस नॉर्मल इंटरेस्ट एक्सपेंस का कोई फर्क पड़ता है क्या अकाउंट्स में? एकदम फर्क पड़ता है भैया। अगर हम इनिशियल रिकॉर्डिंग की बात करें तो कैपिटलाइज इंटरेस्ट गोज इनटू बैलेंस शीट व्हाइल इंटरेस्ट एक्सपेंस गोज इनटू इनकम स्टेटमेंट।
Second, when we talk about cash flows, then capitalized interest, since it is being capitalized, इसीलिए वो CFI बन जाता है, बट वहीं पे हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस या तो CFO होता है या CFF होता है. अगेन ये चीज अगर आपको याद नहीं आ रही तो प्लीज जाइए रिविजिट कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और वहां पे आपको ये चीज का आइडिया लग जाएगा. एंड इसके अलावा लास्ट में कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या इनको कंसिडर करना है क्या, तो भैया दोनों को कंसिडर करना है, ये याद रखना बहुत जरूरी है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT बाई इंटरेस्ट. पता है फॉर्मूला क्या होता है? EBIT बाई इंटरेस्ट. तो मेरा ये कहना है इस इंटरेस्ट में आप कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट और नॉर्मल जो इंटरेस्ट आप पे करते हो या इंटरेस्ट एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, उन दोनों को कंसिडर कीजिएगा, नहीं तो हंगामा हो जाएगा.